हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संस्कृत के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? षष्ठी, पंचमी, तृतीया या फिर द्वितीया? ठीक है, तो अभितः, परितः, समया, निक्षा ये सभी एक समान शब्द होते हैं। ठीक है ना। अर्थात अभितः का मतलब क्या होता है? चारों तरफ, अर्थात जो आपके चारों तरफ का वातावरण अभितः कहलाता है। समया मतलब समय के निकट, और निक्षा मतलब निकट की चीज, हा मतलब धिक्कारः, प्रति मतलब की तरफ या फिर के लिए। कि योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो आप लोग के क्वेश्चन पेपर में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये केवल एक क्वेश्चन है। इसके साथ हमने दो चार एग्जाम्पल और लेके आपको सॉल्व करवा दिया कि अभिता का मतलब चारों ओर, समया, निक्षा, हा, प्रति, इन सभी के योग में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यह कहाँ से लिया गया था? यह सिद्धांत कौमुदी के रचना से लिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, काव्य प्रकाश जो पुस्तक है उसके रचयिता का नाम क्या है? ठीक है, उसके रचयिता का नाम बताना है आपको। तो आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट, आनंद वर्धनाचार्य या फिर श्री हर्ष। तो काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता आचार्य मम्मट को बोला जाता है। ठीक है, जबकि आचार्य कुंतक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आचार्य मम्मट को जो है काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता बोला जाता है। अब इसके अलावा आचार्य कुंतक, तो आचार्य कुंतक की रचना कौन सी है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम जो है आचार्य कुंतक की सबसे प्रमुख रचना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है आनंद वर्धनाचार्य। आनंद वर्धनाचार्य जी की कृति कौन सी है? ध्यानालोक। और श्री हर्ष की रचना कौन सी है? नैषधीय रचित। ठीक है, तो इन सभी के पुस्तक जो है इनका नाम आपको याद रखना है। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पेपर में पूछा गया था काव्य प्रकाश के रचनाकार जो हैं आचार्य मम्मट जी हैं। इसके अलावा और भी जो रचयिता दिए गए हैं इन सभी का नाम भी और इनके पुस्तक का नाम भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। गत्यात्मक धातु जो होती हैं जिनमें गति होती है उनका जब योग होता है तो उनमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है? तृतीया, पंचमी, सप्तमी या फिर द्वितीया? ऐसी धातुएं जिनका अर्थ गत्यात्मक हो का साधारण दशा में जो कर्ता होता है उसे द्वितीय विभक्ति कहते हैं। ठीक है, साधारण दशा में जो कर्ता होता है अर्थात जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे द्वितीय विभक्ति बोलते हैं। यह स्रोत कहाँ? सिद्धांत कौमुदी से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अर्थात आपको शुद्ध अशुद्ध की पहचान करना है कि वर्तनी की पहचान करना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? पूजनीय जो है वह शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। पूज्य तथा पूजनीय व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द होते हैं, जबकि पूजनीय अशुद्ध शब्द होता है। आपसे पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध शब्द है। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। तो पूजनीय जो है यह इनकरेक्ट वर्ड माना जाता है, जबकि पूज्य एवं पूजनीय ये करेक्ट वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है एक अशुद्ध वर्ड है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि छात्र उपविशति, छात्र जो है बैठ जाएं, उपविशति, छात्र उपविशति, इनमें से कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? इनमें से कोई नहीं। तो छात्रः उपविशति, इसमें कौन सा आंसर इसका सही माना जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, तो कर्तवाच्य क्या होता है? कर्तवाच्य में कर्ता पद प्रथम विभक्ति का होता है। कर्तवाच्य में जो कर्ता होता है वह प्रथम विभक्ति का होता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं, जैसे छात्रः श्लोकः पठति, छात्र जो है श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, और कर्मवाच्य में कर्ता पद तृतीय विभक्ति का होता है। ठीक है ना,
अभी तक हम लोगों ने किसकी बात की? अभी तक हम लोग कर्तवाच्य की बात की। तो इसमें क्या होता है, जो कर्ता होता है प्रथम विभक्ति का होता है। अब कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं, तो कर्ता पद जो होता है यहाँ पे तृतीय विभक्ति में आता है। कर्म प्रथम विभक्ति में होता है, जैसे छात्रेण श्लोकः पठेत। ठीक है, अकर्मक धातु में कर्म नहीं होने से क्रिया की प्रधानता होने पर भाववाच्य में प्रयोग सिद्ध होते हैं। जैसे रामः तिष्ठति का रामेण स्थिते, अर्थात उपरोक्त प्रश्न में कर्तवाच्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्तवाच्य होगा इसमें। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा हुआ है कि रातुजीनियम में सर्ग है, किरातार्जुनीयम में कौन सा सर्ग है। ठीक है ना, कि या कितने सर्ग होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो है 18 सर्ग होते हैं, इनकी संख्या आप लोग याद रखिएगा। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है ना, रचित महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखा गया है? यह भारवी जी द्वारा लिखा गया है। तो इसके इनके रचनाकार का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, और यह एक महाकाव्य है। ठीक है, और जो अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, तथा इसमें कुल 18 सर्ग होते हैं। इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने तथा किरात देवधारी शिव से युद्ध करने तथा प्रसन्न शिव से पशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन किया गया है किरातुजीनियम में। ठीक है ना, तो इसके बारे में हमने कुछ आपको बेसिक जानकारी दे दी। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि नाट्यवाक्यम पंचम वेदम, यह कथन है। नाट्यवाक्यम पंचम वेदम, नाट्यवाक्यम पंचम वेदम जो है यह किसका कथन है? ठीक है, भरत मुनि का, अश्वघोष का, श्रीहर्ष का, या फिर शूद्रक का। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद 5वें वेद की संज्ञा दी है। ठीक है ना, ये सभी मुख्य वेद तो आपको पता ही होंगे। सबसे पुराना वेद, प्राचीन वेद किसे बोला जाता है? ऋग्वेद को बोला जाता है। इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। ठीक है, और 5वें वेद की संज्ञा जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र को दी थी। ठीक है, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह भरत मुनि जी का है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि रुच्यार्थम प्रियमाणः सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। रुच्यार्थनम प्रियमाणः विभक्ति में सूत्र जो है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नित्यम नपुंसक लिंगे गैक वचनांतम समास होता है, इसमें कौन सा समास होगा? ठीक है, तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास होता है, अर्थात प्रथम पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास बोलते हैं। जबकि द्विगु समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास पुल्लिंग में भी होते हैं। ठीक है ना, स्त्रीलिंग के साथ साथ यह पुल्लिंग में भी नपुंसक लिंग के साथ साथ यह पुल्लिंग में भी होते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास, ये तीनों समास नपुंसक और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने उत्पादक कौशलम अस्ति, उत्पादक कौशल कौन सा होता है? ठीक है ना, उत्पादकम कौशलम अस्ति संभाषणम लेखम च, अर्थात उत्पादन कौशल वह कौशल होता है जिसके अंतर्गत संभाषण और लेखन को संक्षिप्ततः किया जाता है। उत्पादन कौशल अस्ति, उत्पादन कौशल वह कौशल होता है जिसके अंतर्गत संभाषण अर्थात जब जो आप भाषण देते हो, और लेखन को जो है लेखक जो आप लिखते हो, एक पुस्तक या फिर एक लेख जो आपके द्वारा लिखा जाता है उसको संक्षिप्त किया जाता है। मतलब उसका साइज जो है अगर पेज 10 पन्ने का है तो उसको शॉर्ट करके 2 पन्ने में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, उसका सारांश लिखना। और संभाषण और लेखन उत्पादन कौशल के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, संप्रेषण करना और संभाषण करना, लेखन करना उत्पादन कौशल के आधार स्तंभ माने जाते हैं, अर्थात इनके बिना उत्पादन कौशल अधूरा होता है। दोनों ही शब्दोत्पादन एवं शब्द लेखन ज्ञान का उत्पादन करके छात्र जो है कौशल विकास को सर्जित एवं पुष्टित करते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक ने भी कहा है कि उत्पादक कौशल संभाषण एवं लेखक के विकास में पालित पोषित कौशल होता है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पादकम कौशलमस्ति संभाषणम लेखम च। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो शिक्षिका केनपि शब्देन बिना छात्रः सह संप्रेषणं करोति एवं सा उपयोगम करोति। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्देतर संप्रेषणस्य, अर्थात शब्देतर संप्रेषणस्य के बिना शिक्षिका छात्रों के साथ संप्रेषण अर्थात वाक्य आदान प्रदान करती है और उसका शिक्षण कार्य के समय कक्षा में उपयोग भी करती है। शब्देतर संप्रेषण का तात्पर्य होता है शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण से है। ठीक है ना, शब्दों के अतिरिक्त जो संप्रेषण मतलब बातों वाक्यों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ भली भांति या फिर अच्छी तरह से किया गया परस्पर शिक्षण कार्य या फिर शिक्षण कार्य या फिर वाक्य कार्य को बोलते हैं, जो आप बोलकर करते हो या फिर इशारे के माध्यम से करते हो। संप्रेषण में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जो अच्छे का वाचक होता है, मतलब आप अच्छा कार्य कर रहे हो। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि सिंहस्य विषये एकम कथम पठित्वा शिक्षिका छात्रा निर्देशति भवान् स्वयं अरण्यं सिंहम् अस्ति इति मनसि विचारात् कथं श्रूयताम् इति एवं सा किं भिक्षुं प्रयत्नं करोति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्जनात्मकम चिंतनम क्षमाकम। ठीक है ना, अर्थात प्रश्न के अनुसार सिंह के विषय में एक कक्षा को पढ़कर शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती है कि यदि आप स्वयं जंगल में शेर हैं तो ऐसे मन में विचार करके कथा को सुने। और इस प्रकार शिक्षिका का प्रयास जो है निश्चित रूप से छात्रों की सृजनात्मक चिंतन क्षमता का विकास करना ही है, क्योंकि शिक्षिका छात्रों को तार्किक एवं विवेकशील बनाना चाहती है, जिससे उसके चिंतन शक्ति का भी विकास एवं भली भांति हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसे हमने हिंदी में आपको समझा दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भाषा अधिगम ग्रहणयोः अर्थात लैंग्वेज लर्निंग एवं एक्विजिशन मध्य कः भेदः, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है ना, अर्थात भाषा अधिगम एवं भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच किंचित भेद होता है, अर्थात थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि भाषा अधिगम जो है प्रयास का जनक कहलाता है। ठीक है, तथा भाषा अधिग्रहण क्या होता है, यह सहजता एवं स्वाभाविकता की जनक बोली जाती है। सहजता, आप जितने ज़्यादा सौम्य होगे, जितने ज़्यादा नॉर्मल होगे, जितना सहज होगे, स्वाभाविकता की जननी बोला जाता है। क्योंकि भाषा अधिगम जो होता है भाषा का मूल अध्ययन ज्ञान है। भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा का मूल अध्ययन बोला जाता है, अर्थात इसके द्वारा आप भाषा के बेसिक को समझते हैं। जैसे आपको मतलब पढ़ना सीखना है तो आपको सबसे पहले क ख ग आना चाहिए, मात्रा पाई आना चाहिए, छोटा बड़ा आना चाहिए, तब तो जाके आप शब्दों का ज्ञान होता है आपको। फिर उसके बाद मात्रा पाई आप सीखते हो कि कैसे ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, उ ए ओ औ, ये सभी मात्राओं का जब ज्ञान होता है तब आप पढ़ना सीखते हैं। फिर धीरे धीरे करके आपकी फ्लुएंसी बन जाती है, आप फिर आप वाद संवाद भाषण सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तथा भाषा अधिग्रहण में भाषा का पारिवारिक परिवेश से संबंधित सहज ज्ञान होता है। भाषा अधिग्रहण में क्या होता है, भाषा का पारिवारिक परिवेश, अर्थात आपके परिवार का परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, या फिर उनको भाषा का ज्ञान है कि नहीं, मतलब कैसी भाषा का उपयोग करते हैं जब एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं, अपनी भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि यदि भाषा अधिगम छात्र के लिए भाषा जनक भाव है तो भाषा अधिग्रहण भाषा का जन्य भाव बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने कि विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययन स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन कौन सा होता है। ठीक है, तो मातृभाषायाम अथवा प्रांतीय भाषाया। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा का अध्ययन उस बच्चे को उसकी मातृभाषा के रूप में देना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि वह बालक परिवार में अपनी मातृभाषा में बढ़ता और पलता है और इससे बड़ा होकर भूमिका बालक के बाल विकास पर उसके परिवार की होती है। कहा भी गया है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है और बालक की प्रथम गुरु जो है उसकी माता को बोला जाता है। ठीक है, उपयुक्त तथ्यम के आधार पर यह निश्चित होता है कि विद्यालय शिक्षण में बालक का शिक्षण जो है हिंदी भाषा अर्थात उसकी मातृभाषा में होना चाहिए, जो उसके लोकल लैंग्वेज है, जो उसके आसपास के एरिया में या फिर जो उसके स्टेट में बोली जाती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि प्राथमिक स्तरे कवितायाः प्रयोजनम अस्ति। प्राथमिक स्तर में कविता का क्या प्रयोजन होता है। ठीक है ना, जो आप कविताएं पढ़ते हैं उसका प्रयोजन या उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका एम या गोल क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर में जो है कविता का प्रयोजन जो है, उद्देश्य जो होता है, कविता के सांताग्न्य गाथा गान ताल अनुप्रास के आनंद की अनुभूति से होता है, अर्थात उसके जो स्वर लय तुक छंद अलंकार सज्जा ये सब का जो प्रयोग किया जाता है कविताओं में, उसी का आनंद की अनुभूति ली जाती है और कविता काव्य का ही एक सूक्ष्म अंग माना जाता है। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि कविता को पढ़ते समय पद्यों में लय तुक राग यति एवं गति का विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस हिसाब से लय तुक राग यति गति होती है उसी हिसाब से हमको स्पीड को धीरे भी करना चाहिए और तेज भी करना चाहिए, रुकना भी चाहिए, थोड़ा सा विराम भी लेना चाहिए। ठीक है, तो कविता को अगर आपको लय तुक यति गति और राग का ज्ञान नहीं है तो आप उसे अच्छे ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।